हाय, आई एम अदिति शर्मा। मेरे साथ आज डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी हैं, जो कि कोविड-19 व्हाट इज द प्रेजेंट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन पे बात करने मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुबोध के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। आप एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, जो मोहक बेरियाट्रिक्स में कार्यरत है। शासन ने जो कोविड की टीम बनाई, उसके सदस्य हैं। साथ ही इंदौर में होम आइसोलेशन की क्लिनिकल मॉनिटरिंग हो रही है, जिसका प्रोटोकॉल भी आप ही ने बनाया है। साथ ही जब कोविड के केसेस हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रहे थे, तो हॉस्पिटल ट्रैकिंग का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, ताकि सही पेशेंट को सही जगह पहुंचाया जा सके। टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं। साथ ही कोविड ट्रैकिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में बड़ा योगदान दिया है। आई वेलकम यू डॉक्टर सुबोध। आपसे कुछ बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर हुई है। हर वर्ग के लोगों ने इस चीज को कई रूप दिए हैं। काफी सारे लोगों ने अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस ऐड किए हैं। तो अब डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इस चीज से बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, हमें बहुत अवेयरनेस है, इसके बावजूद भी बहुत कंफ्यूजन प्रिवेल करता है अभी भी सोसाइटी में। अभी भी शायद हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे 3, 4, 5 ऐसी बातें पूछूं जिन पे शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, और आप प्लीज हमें आंसर करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि लोग या तो बहुत डरे हुए हैं, या कुछ एक्स्ट्रा कंफर्टेबल एंड कूल हो गए हैं। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है? लॉकडाउन गया है, पर वायरस कहीं नहीं गया है। वायरस वहीं है, वैसे ही फैल रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, क्योंकि अब उतने सीरियस केसेस उतने नहीं आ रहे हैं, नंबर ऑफ एडमिशंस कंपैरेटिवली कम है। पर अब देखिए, रोज की दो चार मोर्टेलिटीज कांस्टेंट बनी हुई हैं, और रोज के 40-50 केसेस पॉजिटिव भी रूटीनली मोर और लेस आ ही रहे हैं। लॉकडाउन खुला है, पर ऐसा नहीं कि उससे कोरोना खत्म हो गया। कई लोगों को देखते हैं कि मास्क वास्क निकाल के बिल्कुल बस शुरू हो गए कि हाँ अब सब ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वायरस कहीं चला गया है, वायरस वहीं है, उतना ही रिस्की है। अभी भी अपनी सतर्कता बरतते रहें तो ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। ओके। और ये भी देखने आ रहा है कि अगर कुछ लोगों को जैसे कि माइल्ड केसेस हैं और सीवियर केसेस हैं, तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं या सीवियर होना शुरू भी हुए हैं, तो ज्यादातर लोग हैं जो इस बात को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो गया है इस बीमारी से, कि जहां आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं बोलने लगे हैं कि आप बीमारी लेकर आए हैं, आप सबको बीमार कर देंगे, और वो एक फियर और एक सोशल प्रेजेंस ही चैलेंज हो गई आपकी एक तरीके से। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या हम ये कैसे समझें कि माइल्ड केसेस हैं तो आपको उसको कैसे डील करना है, सीवियर हैं तब आपको क्या करना है? आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन की टाइमलाइन को थोड़ा सा समझें कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं किसी पॉजिटिव व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ, उसने छींका और उससे मेरे अंदर वायरस गया, तो आज मैं इन्फेक्ट हुआ। ये मेरा डे 0 ऑफ इन्फेक्शन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोरोना का मरीज हो गया हूँ या मैं बीमार हूँ या कुछ भी है, मैं इन्फेक्टेड हूँ। अब वो वायरस 3-4 दिन मेरे अंदर रहेगा, मेरे थ्रोट में जाएगा। 3-4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा सॉर थ्रोट हो सकता है, फीवर आ सकता है। ये जो समय है, तीसरे से लेकर 5वें दिन तक का, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी का है। इस समय व्यक्ति एसिम्टोमेटिक है, लेकिन वायरस शेड कर रहा है। फिर फीवर आने के 2-4 दिन बाद से ये वायरस शेड करना कम करता जाता है, और 8वें-10वें दिन तक ये शेडिंग बिल्कुल कम हो जाती है। तो 3rd डे से लेके लगभग 10th-11th डे तक पेशेंट वायरस शेड कर रहा है, लेकिन अभी भी वो पेशेंट नहीं है, वो इन्फेक्टेड व्यक्ति है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसिम्टोमेटिक है, बहुत माइल्डली सिम्टोमेटिक है। मरीज वो हो जाता है जो वाकई इतना बीमार हो जाए कि उसको अस्पताल जाना पड़ जाए। ज्यादातर लोग यूं समझें कि वो इन्फेक्टेड हैं, वो लोग मरीज नहीं है। अब तीसरे चौथे दिन आपको फीवर आया है, 5वें दिन इन अ मीन आपको फीवर आता है। उसके भी 7वें-8वें दिन आपको सांस में तकलीफ शुरू होती है, यदि न्यूमोनिया हो गया है तो। तो अब अगर आपने फीवर के समय इग्नोर कर दिया या छुपा लिया, किसी को बताया नहीं, आप बस पैरास्टामोल खा के चलते रहे और आपने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि आप न्यूमोनिया में लैंड अप करें। तो इसलिए सिम्टम छुपाना तो कभी भी अच्छा नहीं है। और अब तो सबसे अच्छी चीज है कि हमने होम आइसोलेशन में भी क्लिनिकल मॉनिटरिंग लगा रखी है, जो कि हिंदुस्तान में पहली थी। अब हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की है
कि जी आप घर पे रहते भी इलाज करवा सकते हैं सरकारी तौर पर। वहां भी आपको 6 डॉक्टर मिलके एक टीम की तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं। मतलब आप घर में रहते हैं, आपका इलाज हो रहा होता है और आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो जी। उसमें अब डरने की और छुपाने की कोई बात नहीं है। और इस डरने और मॉनिटरिंग के छुपाने लिए से ये होता है। एक बीच में आपको स्टॉप करूंगी कि इस जी, मॉनिटरिंग के लिए क्या हमें कोई स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? कुछ भी नहीं, आपके कुछ भी नहीं। अच्छा। आपके पास घर में एक सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें कि अटैच लेट बाथ होना चाहिए, दैट इज जी इट। और आपके पास एक केयर गिवर होना चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। इस होम मॉनिटरिंग में सरकार आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर देगी, एक थर्मामीटर आपके पास रहेगा, और एक मोबाइल ऐप है जो इंदौर 311 अपना ऐप है। उसी में एक जी मॉड्यूल ऐड कर दिया है हम लोगों ने कि आप उसी में अपना डेटा एंटर करते रहेंगे एवरीडे बेसिस पे, और डॉक्टर्स उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते रहेंगे। जी यदि उन्हें कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लिनिकली नहीं, सब क्लिनिकली भी, तो वो तुरंत जी। आपको अप्रोच करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपको हॉस्पिटलाइज भी कर देंगे। तो अब वो डर की अच्छा। बात नहीं रही कि अगर आपको कोविड हो गया तो आपको सरकार उठा के ले जाएगी और कहीं हम्म, बंद कर देगी और कैद खाने में रखा जाएगा। आप अपने घर में रह के कोविड का इलाज आराम से करा सकते हैं। तो एक तो जी ये स्टिग्मा खत्म किया है कि जिसको कोविड इन्फेक्शन हो गया वो जैसे कोई आतंकवादी है, वो भी जी। बीमार है और उसने जानबूझ के नहीं फैलाया है। हम्म, तो ये, उससे सहानुभूति रखें, उससे दुश्मनी ना पालें। क्योंकि कोविड की इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि कोई गारंटी नहीं कि कल आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो आज जैसा जी। व्यवहार आप कर रहे हैं कल को आपके साथ भी हो सकता है। इट हैज टू बी यूनिवर्सल। हम्म, ओके। और अभी कुछ ऐसी न्यूज एंड इवेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एरोजोल इन्फेक्टेड भी है। एरोजोल से या एयर से ये इन्फेक्शन फैलता है। हाउ एक्यूरेट इज दिस? ये क्या ये बात सच है? ठीक है, हाँ ये तो बिल्कुल सच है। अब जी दूसरी बात जो है वो धीरे धीरे नलीफाई होती जा रही है। जब शुरू हुआ था तो हम जी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और आज भी हम इसके बारे में जितना जानते हैं वो कम है, जितना नहीं जानते वो अब भी ज्यादा है। पर हाँ, अब ओके। ये समझ में आना शुरू हुआ है कि सरफेस टू पर्सन ट्रांसमिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है। तो शुरुआत में एक बहुत ज्यादा डर था कि हाँ कोई भी किसी भी चीज को हाथ लगाने से डर रहे हैं। पर फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि जो इसका मेन रीजन ऑफ ट्रांसमिशन है वो बेसिकली ब्रेथ एक्सचेंज है। कि यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसने ब्रीद आउट किया और आपने वही ब्रेथ ब्रीद इन कर ली, मतलब सेकेंड हैंड ब्रेथ आपने यदि ली है, तो उससे आपको कोविड होने का चांस सबसे ज्यादा है। किसी व्यक्ति ओके। के टच किए हुए सरफेस से आप तक आने की संभावना जीरो नहीं है, पर बहुत कम है। तो असली ध्यान जो हमें रखना है, अब हम करके आ रहे हैं कि हम घर में सब्जियां धो रहे हैं और चीजों को 3-3 दिन तक बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे, झुंड बना के कॉलोनी में खड़े हैं और एक दूसरे से बिना मास्क के बात कर रहे हैं। तो ध्यान जहां रखना चाहिए वहां रख नहीं रहे, और जहां नहीं रखना चाहिए वहां पे जरूरत से ज्यादा रख रहे हैं। जी। तो फोकस और पर्सन टू पर्सन जी पे है, एरोसॉल स्प्रेड पर है। जी ओके। जी, और साथ ही क्योंकि मैंने कहा न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी लिंक्स और इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, एक और व्हाट्सएप मैसेजेस जो शायद मुझे खुद ही 10 जगहों से पहुंचा होगा वो ये कि मार्केट में एक वैक्सीन आ गई है और शायद 2-1 महीने में हम सब तक पहुंच जाएगी इंडिया में, और क्योर आ गया है, 103 रुपए की मेडिसिन है, एक्यूरेट है, पोटेंट है, और शायद इससे लोग काफी खुश हैं और निश्चिंत हो गए हैं। तो इस वैक्सीनेशन के बारे में आप कुछ ऐड करें। तीनों चीजों की बात करते हैं। क्योर जैसी कोई चीज अभी तक नहीं आई है इसकी। आज रामदेव बाबा ने दावा किया है, अभी आयुष मंत्रालय उसकी जांच कर रहा है और कुछ दिनों बाद बताएगा कि वो कितना इफेक्टिव है। पर जी एज सच आज की तारीख में, आज हम 23 जून की शाम को 8 बजे तक एज सच कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। हम्म, दूसरी चीज, वैक्सीन इज डिफरेंट एंड क्योर इज डिफरेंट। क्योर इज कि आपको अगर हो गया है तो आप ठीक हो जाएंगे। हम्म, वैक्सीन इज कि आपको होगा ही नहीं। हम्म, वैक्सीन ऐसा एक्सपेक्टेड है काफी समय से कि अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन जिस दिन आएगी उसको उसके लिए आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। हम्म, तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल। हम्म, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ वैक्सीन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंच गए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच गए हैं। पर उस ट्रायल में सक्सेसफुल होने पर, मैन्युफैक्चर होने पे, हिंदुस्तान में आने में और पब्लिक तक पहुंचने में कम से कम 3 महीना तो हम मान के चले थे कि आएगी भी तो जी शायद अक्टूबर में आएगी सबसे जल्दी। और उसके जी बाद भी हो सकता है कि उस समय तक भी ना आए, क्योंकि वायरस जी भी म्यूटेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जी वैक्सीन के भरोसे हम मास्क उतार के घूमने लग जाएं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। पहली चीज, नहीं हो वही अच्छा है। वैक्सीन तक पहुंचने की बात की है, और क्योर तो बहुत ही बात की चीज है। एज ऑफ जी नाउ कुछ दवाइयां हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग बताई गई हैं, जो कि इन्फेक्शन की मोर्टेलिटी को कम कर रही है, ड्यूरेशन को कम कर रही है। पर जी वो क्योर है कि उसको खाने से तुरंत ठीक ही हो जाएगा, जैसे क्लोरोक्विन खाने से मलेरिया ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है एज ऑफ जी नाउ।
सबसे असली जो क्योर जिसको हम कहते हैं वो प्रिवेंशन है, कि हम वायरस को अपने भीतर न आने दें। और उसका एक ही तरीका है कि बस डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और एरोसॉल इनहेलेशन से बचें, किसी से भी इतनी दूरी रखें कि हमारे अंदर उसकी सांस ना पहुंचे। वैक्सीन की आपने बात करी, साथ ही लोग काफी निश्चिंत ये देखते हुए भी हैं, कोई काफी ज्यादा क्वांटिटी में च्यवनप्राश खा रहा है, बहुत सारे हर्बल काढ़े पी रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, लोग किलोई के और बहुत सारी चीजों के जूसेस पी रहे हैं। तो ये जो एक आयुर्वेदिक हर्ब्स के ब्लेंड्स आ रहे हैं, बहुत सारी न्यू कंपनीज सडनली इसमें आ गई हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भी पुश कर रही हैं, ऑलमोस्ट क्योर मान रहे हैं लोग। उनको लग रहा है कि शायद हमने 2-3 महीने हर्ब्स को कंज्यूम कर लिया है, तब हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो गई है कि शायद या तो हम कैच नहीं करेंगे, और कैच करेंगे तो या हम कैच करेंगे तो शायद हम पे उस लेवल का सीवियर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस? आयुर्वेद एंशिएंट साइंस है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब तो सरकार भी मानती है, आयुष मंत्रालय भी मानता है, पर मैंने देखा है कि लोग काढ़े या इन सब चीजों को ओवरडू कर रहे हैं, कि वो उस काढ़े को बना के दिन में 3-3 बार पी रहे हैं, 4-4 बार पी रहे हैं, और मान के चल रहे हैं कि अब इससे हमको नहीं होगा। ये सारी चीजें ऐड कर रही हैं। हमें ये समझना है कि कुछ भी करने से इन्फेक्शन का रिस्क जीरो नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी है जो कम की जा सकती है पर मिल नहीं की जा सकती। जैसे आपको खांसी हुई है, आप खांसी की दवाई 2 ढक्कन दिन में 3 बार पिएंगे तो 3 दिन में 4 दिन में धीरे धीरे करके ठीक हो। ऐसा नहीं कि आप खांसी की पूरी बोतल पी खांसी हो जाएगी, बल्कि उससे आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। यही अभी काढ़े के साथ हो रहा है। वो जो काढ़ा है वो बहुत गर्म औषधियां हैं, वो आयुर्वेदिक चीजें हैं। त्रिकटु काढ़ा कहते हैं उसको, शुंठी मिर्च और पिपली, मतलब सौंठ, काली मिर्च और पीपल, ये 3 चीजें होती हैं उसमें। अब उसको आप दिन में 5 बार पिएंगे, 10 बार पिएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस कर रहा है, एसिडिटी कर रहा है, जितना फायदा नहीं कर रहा है उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है। काढ़ा पीना अच्छा है, सुबह सुबह 1 बार पी लें, थोड़ा सा पी लें बहुत है, और वो भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके पिए तो और ज्यादा अच्छा है। च्यवनप्राश के साथ भी वही है। च्यवनप्राश ढेर सारा शुगर वाला प्रोडक्ट है, दिन में 1 बार 2 बार 10-10 ग्राम सुबह शाम खाना ठीक है, पर रोज 1 डब्बा खाएंगे उससे कुछ नहीं होना। तो ये चीजें इम्यूनिटी बढ़ा रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कवच मिल गया कि अब इसके बाद आपको कुछ हो ही नहीं सकता। यू आर स्टिल ससेप्टेबल। जी। और पैनिक वर्सेस कॉन्फिडेंस में एक और चीज शायद मैंने मेरे अपने फ्रेंड्स में भी बहुत देखा है और सोशल सर्कल्स में नोटिस किया है कि व्हेन शुड यू गो टू अ हॉस्पिटल, व्हेन शुड यू इन्फॉर्म। जैसे कि मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और उनकी एक टीनेज डॉटर है जिनको काफी सीवियर फीवर है, सारे ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, बट पीपल आर टू कंफ्यूज्ड कि ये एक सीजनल फ्लू है, हम रुकें तो हम कब तक रुकें, सिवियरिटी को कब तक देखें, बर्दाश्त करें, और क्या हम शुरुआत में ही 2-3 दिन देखकर ये मान लें कि ये ठीक सिम्टम्स नहीं है और इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, टेस्ट करवाएं। उसका थ्रेशोल्ड क्या है? हाउ डू आई नो कि ये एक सीजनल फ्लू है या ये कोविड है? क्या कोई थ्रेशोल्ड हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए, नेट पे भी ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं, पर मोटा मोटा ये मान के चले, कोविड का सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो फीवर है, और फीवर भी 100-101 की रेंज का, और उसके साथ में ड्राई कफ या सॉर थ्रोट, सर्दी उसके बाद। मतलब कॉमनेस्ट सिम्टम इज फीवर, देन सॉर थ्रोट और कफ, एंड देन फाइनली कोराइजा, यानी कि जो सर्दी खांसी हम जिसको कहते हैं जुकाम। तो यदि आपको जुकाम है तो कम चांस है कि आपको शायद कोविड हुआ हो, पर यदि आपको फीवर है, परसिस्टेंट है, 1-2 दिन है, थर्मामीटर में आ रहा है, तो एक रिस्क है कि वो कोविड हो सकता है। अच्छा है कि फीवर हो या सॉर थ्रोट हो या खांसी हो, एक बार जरूर डॉक्टर से बात कर लें। ऐसा नहीं कि खांसी होते ही कोविड का टेस्ट करा लें, पर हाँ, यदि ऐसा कुछ लगता है, स्पेशली यदि आपको लगता है कि आप किसी मरीज के संपर्क में आए थे, किसी नॉन पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, या किसी भीड़ भरी जगह पे अनप्रोटेक्टेड गए थे, तो बेटर है कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। तो क्या जो भी उनका एक फैमिली फिजिशियन है वो ये कॉल लेंगे कि सिम्टम्स? नहीं तो सरकार के बहुत सारे फीवर क्लिनिक्स खुले हुए हैं, वहां जा सकते हैं। जरूरत पड़े तो आपका डॉक्टर आपका एक चेस्ट एक्सरे करवा लेगा, उससे डायग्नोस हो जाएगा काफी हद तक। तो बेसिकली किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के बाद ही ये डिसीजन लिया जाए, खुद डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें। जी, खुद ना डिसाइड कर ले कि मुझे है, खुद ना डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं है। जी जी, ओके। एंड अभी बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आ रहे हैं,
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है that they don't have the symptoms but people are still scared क्योंकि उनके घर में elder parents हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग की भी काफी सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत एक्सपोजर में रहते हैं, वो शायद खुद का भी करवा रहे हैं, देख रहे हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ना हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर सकते हैं, ना हम विद इन फैमिली जो हम स्प्रेड करने का रिस्क कैरी करते हैं उसकी बात कर सकते हैं। उस केस में क्या किया जाए? हाउ डू यू प्रेडिक्ट दैट और यू जस्ट कांट? एग्जैक्टली वी कांट, बट फिर भी लगभग 80 to 85% पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक एज दे कॉल। और ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वायरस स्प्रेड कर रहे हैं लेकिन इनको खुद को कोई बहुत तकलीफ नहीं है। ऐसा भी होता है कि आपको फीवर 2 दिन बाद आता है लेकिन उसके पहले से भी आप वायरस स्प्रेड कर रहे हो सकते हो, तो यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन व्यक्ति है। जैसे अफ्रीका में जब HIV फैला था तो उन्होंने एक सिस्टम अपनाया था जिसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन, कि वो मान के चलते थे कि हर व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड है, हर व्यक्ति एड्स का मरीज है। तो डॉक्टर्स ने उसको अपने हॉस्पिटल्स में वैसे यूज किया कि हर व्यक्ति को एड्स का पेशेंट मान के ट्रीट करते थे और इवेंचुअली दे कंट्रोल्ड इट दैट वे। सेम वे हमें मान के चलना है कि हर व्यक्ति जो हमारे घर में नहीं रहता है, जिससे भी हम बाहर मिल रहे हैं, वो पॉजिटिव पेशेंट है कोविड का, तो हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अदरवाइज वो कल को पॉजिटिव आ गया तब आप घबराएंगे कि यार इसके साथ तो मैंने कोई मास्क पहन के बात ही नहीं की थी, अब मुझे भी हो जाएगा। तो ये तो एक बात हुई एसिम्प्टोमेटिक प्री सिम्प्टोमेटिक की। दूसरी चीज कि एंटीबॉडी टेस्टिंग का जैसे आपने पूछा, अभी आज से ही हमारे यहाँ अरविंदो में हमने एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है। अभी तक वो प्लाज्मा डोनर्स के लिए थी कि उनकी एंटीबॉडीज का लेवल देखा जा सके, पर शायद बहुत जल्दी इसको पब्लिक के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। अब ये टेस्टिंग ये नहीं बता रही कि आप पॉजिटिव है निगेटिव है, पर यदि इस एंटीबॉडी टेस्टिंग में आपका एंटीबॉडी टाइटर यानी कि एंटीबॉडी का लेवल एक सर्टेन के ऊपर आता है, तो दैट मीन्स कि आपको कभी ना कभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और अब आप में उसके प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो कई लोगों को में क्या चल रहा है कि नहीं, अपने को फीवर आया था तो हम तो हो चुके हैं इम्यून, हमें तो होके गया कोरोना। तो दैट वे बेटर है कि यदि एंटीबॉडी टेस्ट कर ली जाए तो समझ में आ जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो वाकई आप खुशनसीब है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई और आप एंटीबॉडी आपके अंदर डेवलप हो गई, बहुत ही अच्छी बात है। पर एंटीबॉडीज टेस्टिंग अभी तक एज ऑफ नाउ प्लाज्मा फेरेसिस के डोनर्स के लिए रखी गई है, पर फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स रहे थे आज से 10-15 दिन पहले कि नहीं था, तो एंटीबॉडीज टेस्टिंग में देखा जा सकता है इसको। तो आप चूज कर सकते हैं, यू कैन गो एंड वॉलंटरीली पिक अ टेस्ट कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहते हैं एंड वो पर याद रखें ये बताने का टेस्ट नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बता रहा है कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो और आपकी इम्यूनिटी 15 दिन बाद डेवलप होने वाली हो, तो इस समय आपका एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव है। तो गोइंग अहेड मैं समराइज करूंगी इस कॉन्वर्सेशन को कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते और एक तरह का डाउन टर्न देखते हुए धीरे धीरे चीजों को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, एंड ऑन द अदर हैंड केसेस आर कंटिन्यूअसली ऑन द राइज, रोज हजारों केसेस नए कंट्री में ऐड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्रैवल प्लान्स को होल्ड करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक फियर में समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने ऑफिसेस में बिजनेसेस में आगे बढ़े या कर्टेल करें, थोड़ा रुकें। सो एक सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी कंटिन्यूअसली बनी हुई है इन द एंटायर कंट्री। तो गोइंग अहेड अगले 3 से 6 महीने आपको कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, जब कोविड शुरू हुआ था तो एक फ्रेज चलता था स्टे होम स्टे सेफ और आप घर पे रहें वही आपकी सुरक्षा है, पर धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हमेशा ही घर में रहेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, तो अल्टीमेटली बाहर भी निकलना है। अब एक नया फ्रेज चल रहा है कि कोविड के साथ ही जीना होगा, कोविड के साथ ही रहना होगा। तो उसकी बात यदि करें तो अब जैसे जैसे हिंदुस्तान में हर साल 4.5 लाख लोग टीबी से मरते हैं, अभी तक कोविड डेथ्स कितनी होंगी? 4-5 हजार 10 हजार मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान में कितनी डेथ्स होंगी? 4.5 लाख तो नहीं है। हर साल 4.5 लाख लोग मरते हैं और WHO का या हमारा अभी भी आकलन ये कि 2022 तक इन डेथ्स को हमको कम करके 3 लाख पे लाना है। ऐसा भी टारगेट नहीं कि जीरो करना है, हमें पता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस गोइंग टू स्टे विद अस फॉर सम टाइम। सेम वे एक्सीडेंट्स में हर साल 1.5 लाख लोग मरते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, हम सीट बेल्ट पहन सकते हैं, हम हेलमेट लगा सकते हैं, पर इसके अलावा हमें सतर्क रहना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घर से निकलना बंद कर देंगे या बाइक चलाना बंद कर देंगे, हमें सेफ्टी मेंटेन करनी है। और वो जो फ्रेज है उसका मतलब ये है कि कोविड के साथ रहना है, मतलब ये नहीं है कि अब हो जाए तो हो जाए। उसका मतलब ये है कि हमें जो सेफ्टी नॉर्म्स हम जैसे एक्सीडेंट के लिए रखते हैं या दूसरी चीजों के लिए रखते हैं,
वैसे ही कोविड के लिए भी रखने पड़ेंगे। 4-5 चीजें हैं, मास्क पहनना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूसरे बंद जगहों में नहीं बैठना है, बंद जगहों में मीटिंग्स नहीं करनी है, जितना पॉसिबल हो ओपन एयर में रखना है, जितने शॉर्ट हो कन्वर्सेशंस फेस टू फेस उतना अच्छा है। और तो बेसिकली आपको स्पेस का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पीपल का ध्यान रखना है, दैट इज मोर देन इनफ। उतना करते रहें। वैसे भी कोविड हो भी जाए तो 90% लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, मुश्किल से 2-3% लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और उसमें से भी बहुत कम है, लगभग 0.7% की मोर्टेलिटी है, मतलब 1000 में से 7 लोग जो हैं जिनको के साथ जान का खतरा होता है। और उसमें भी वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, बहुत सीनियर सिटीजन हैं। और दूसरा काम जो हम कर सकते हैं कि इस दौरान में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ करें, काढ़ा पिएं, पर उसकी बजाय साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लें, थोड़ा सा डायबिटीज कंट्रोल कर लें, हाइपरटेंशन को नॉर्मलाइज कर लें, वो बेटर है। गोइंग फॉरवर्ड सबसे बड़ी चीज जो कोविड ने सिखाई है कि जिसके पास इम्यूनिटी होगी वो सर्वाइव करेगा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे पर्सनल हो, तो उस पर काम करें और निश्चिंता से जी। जी, ओके, सो बेसिकली कंक्लूड मैं यही बोल के करूंगी that the only way to not catch it is to not catch it and cool होने का ये मतलब नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएं, स्ट्रेस ना लें, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ें और जो भी सारी रेलेवेंट बातें आपने बताई हैं उसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुबोध फॉर योर टाइम एंड वेरी वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर ये वीडियो काफी लोगों को बेनिफिट करेगा। And take care. Maybe हम लोग कुछ fresh COVID topics के लिए very soon we are going to connect with you. आपका फिर समय मांगेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। Take care. Thank you so much.